सर जी मैंने कल कहा था आपको कि कल मैं आपको पास पेपर और पहले आधे घंटे में प्रैक्टिस कराऊंगा। यस और नो कहा था, ठीक है। ले सर, बड़ी अहम डिस्कशन आपके साथ चलने लगी है। असल में पूरा चैप्टर तो हमने कवर कर लिया था, लेकिन एक सवाल है जो कि पास पेपर में इस तरह से आता है। एक तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात, इसके डिफरेंसेस रह गए थे, इसको कवर कर लेते हैं। आपकी किताब में दिए हुए ले सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली एफबीआर को जमा होता है और इनडायरेक्ट टैक्स थ्रू इंटरमीडियरी जमा होता है। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी, एफईडी और सेल्स टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन है। डायरेक्ट टैक्स जो है आर कॉस्ट इफेक्टिव टू कलेक्ट ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टैक्स पेयर। सर जी इकोनॉमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैसे अचीव होता है? डायरेक्ट टैक्सेस आर कॉस्ट इफेक्टिव टू कलेक्ट ड्यू टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टैक्स पेयर। ये डायरेक्ट टैक्सेस चूंकि टैक्स पर डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराते हैं तो इस पर खर्चा नहीं होता एफबीआर का कलेक्ट करने पर, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में चूंकि मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं इस वजह से खर्चा होता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स आपने पेट्रोल पंप को दिया, पेट्रोल पंप ने आगे जिस डीलर से डिपो से खरीदा था उसको दिया, उसने आगे फिर एफबीआर को दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसमें लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं इसलिए वो कॉम्प्लेक्स भी होता है, उस पर खर्चा भी होता है। डायरेक्ट टैक्स में चोरी भी ज्यादा होती है। क्यों? डायरेक्ट टैक्स में आपने कमाया 10 लाख है, आपने इनको कहना मैंने तो कमाया ही 1 लाख, तो टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी ज्यादा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स चोरी रिलेटिवली कम होती है। क्यों? सर जी आप जब जूस खरीदने जाते हैं तो जूस के ऊपर लिखा होता है 65 का जूस और 15 रुपए का टैक्स है, तो आप अगर उसको कहेंगे जी तुम 65 रुपए मुझसे ले लो, 15 रुपए मैं खुद एफबीआर को दे दूंगा, तो क्या वो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? आपको वो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहां पर टैक्स इवेजन कम होती है। सर इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, सर इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कीमतें नहीं बढ़ती, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर आज आपका सेल्स टैक्स 18 से 20% हो जाए तो हर वो चीज जो कि 118 की थी 120 की हो जाएगी। यस और नो? तो उससे क्या हो जाएगी? कीमतें बढ़ जाएंगी। जी सर, ये सारी बातें थी। और एक अहम डिस्कशन जो पेपर में रेगुलर बेसिस पर सवाल टेस्ट होता है वो ये है, जिस वजह से मैंने बिल्कुल शुरू में आपको चैप्टर नंबर 4 नहीं करवाया और वेट किया है, वो ये कि सर बाज़ों का सवाल ये आता है कि आपको टैक्स के कानून दिए हुए होते हैं और वो आपसे कहता है कि जी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स बताओ कि इस कानून का मकसद क्या है। जहन में रखिएगा 2-3 बातें आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट अगर टैक्स माफ कर दे या टैक्स कम कर दे तो इसका मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या एनकरेज कर रही है। यस और नो? अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिस्करेज कर रही है। गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है। सर एनकरेज करना, डिस्करेज करना, अगर ये दोनों बातें आपको समझना है तो बहरहाल रेवेन्यू कलेक्शन तो एक मकसद होता ही है। और कुछ ना आएगा तो रेवेन्यू तो कलेक्ट होगा ना। लो सर, ये 3 बातें ज़हन में रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर आदमी से पैसे लेना, गरीब पर खर्च करना, ये आपको पहले बता दिया। हर महंगी आइटम और लग्जरी आइटम के हवाले से जो पाकिस्तान में बन रही है उसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होती है। फिर उसके बाद आ गया
हम वन बाय वन इसके पर्पस देखते हैं जी, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। जी पढ़ाया हुआ है आपको। अगर अगर कैश बैंकिंग चैनल के जरिए जमा कराते तो ये, अगर बैंकिंग चैनल के जरिए जमा कराते तो ये, अगर बैंकिंग चैनल के जरिए जमा कराते तो ये ठीक था। अगर अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल जमा कराएंगे तो उसे इनकम समझा जाएगा और उस पर टैक्स लगाएंगे। इसका मकसद क्या है? टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर। जी टैक्स ऑन मूवेबल एसेट ऑफ द टैक्स पेयर। जी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसका मकसद है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हायर टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। जी हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ अननेसेसरी गुड्स एंड क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड। हायर टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। एक बात ध्यान में रखिएगा, BMW मंगवाई थी, बताया था ना, लग्जरी आइटम थी, उस पर क्या करेंगे सर? आप बेसिकली चाह ये रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स को डिस्करेज करें, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है सर? बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होता है। आप कहते हैं इसको डिस्करेज किया जाए ताकि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, फेवरेबल हो जाए, सरप्लस में आ जाए। अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वजह से जो खर्चा है वो अलाउ किया जा रहा है तो इसका मकसद क्या है? प्रमोट करना। जी सर। मूवेबल एसेट, सर जी मूवेबल एसेट है गाड़ी। अब जिसके पास गाड़ी है वो अमीर आदमी है, तो उसने क्या किया, जो मूवेबल एसेट है उसके बाद उसने कहा इससे अगर आप पैसे ले रहे हैं तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। आप अभी भी गौर करें, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है बाइक वाले को, दी है 100 रुपए पर लीटर की, 20 लीटर के ऊपर। ये क्या है सर? ये सब्सिडी किसको दी है? बाइक वाले को। गाड़ी वाले को क्यों नहीं दी? क्यों सर? गाड़ी वाला बंदा अफोर्ड कर सकता है, गाड़ी वाले बंदे से पैसे वसूल करने हैं और गरीब पर खर्च करने हैं। इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। आगे चलते हैं। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ। जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट क्या है? प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। सर अगर आप एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगा रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सर अगर कोई बंदा डोनेट करेगा, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, तो क्या होगा? अगर कोई बंदा डोनेट करेगा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को तो क्या होगा? सर जी जो इदारा खुद काम कर रहा है उसे टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी, जो इदारा डोनेट कर रहा है उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो बंदा डोनेट कर रहा है उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और इस कानून का मकसद क्या है? प्रमोट करना, प्रमोट करना कल्चर ऑफ पेमेंट ऑफ डोनेशन। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आगे आओ। टैक्स एग्जेम्पशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। जी प्रमोट करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। टैक्स ऑन सैलरी इनकम। जी रेवेन्यू कलेक्शन। टैक्स ऑन सैलरी इनकम क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। सर जी सैलरी इनकम पे टैक्स लगाने का अब आप ये सोच लेंगे कि लोग नौकरी ना करें इसलिए लगा रहे हैं, ये तो नहीं ना हो सकता सर। तो फिर क्या मकसद बनता है? रेवेन्यू तो कलेक्ट हो रहा है ना सर, वो मकसद। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? जल्दी से कागज पेंसिल निकाल ले जरा कागज पेंसिल, और अभी क्लास एक्टिविटी शुरू होने लगी। आपके सामने आ गया क्वेश्चन। 4 मिनट आपके पास है, 5 मिनट। कागज पेंसिल निकाल ले और जल्दी से इसे खुद करें।
जरा देखिएगा, हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, जी इसका क्या लिखा है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जी सबने यही लिखा है। सर हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, जी डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, एनकरेज डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपने सिर्फ एनकरेज डोनेशन लिखा है तो गलत है, पूरा लिखना पड़ेगा। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन पूरा लिखना पड़ेगा। डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, सर समझ आ रहा है? उसके बाद है क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, ये बताओ ना। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी का पहला पॉइंट था टैक्स फ्री और इकोनॉमिक जोन, सर जी समझ आ रही है? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, रेवेन्यू कलेक्शन, इसमें ये आना था। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, जी ये तो सबको पता है। जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जी जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, जी इसका क्या है? जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट के केस में होती है, और यहां पर मकसद था कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। और सर जी मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर जी 5 मिनट मजीद आपके पास है, जल्दी से कर लें सर। सर जी हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जी डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम, यही लिखा है? गलत है सर जी। देखे मेरी बात सुनो, यहां पर उसने लग्जरी की बात नहीं की, तो आप भी लग्जरी की बात नहीं कर सकते। आपको यहां पे सिंपल ये लिखना चाहिए, डिस्करेज करेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स को टू क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड, बस। अब जब लग्जरी की बात नहीं की तो आप कैसे कह दोगे कि लग्जरी? ये भाई ने कहा ऑलरेडी मेड इन पाकिस्तान, उसने लिखा हुआ है कि जो गुड्स इंपोर्ट करें वो ऑलरेडी मेड इन पाकिस्तान है। ऐसा नहीं लिखा हुआ तो आपने भी जवाब में ऐसा नहीं लिखना सर। जीरो रेटिंग, जी एनकरेज करें इंपोर्ट को, जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स। डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट्स, सर जी जब आप सेल्स टैक्स का रेट कम करेंगे तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी। काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है यहां पर, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है यहां पर। टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बाय नॉन फाइलर, जी भाई टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बाय नॉन फाइलर में आपने क्या कहा है? डॉक्यूमेंटेशन। यस, कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कराया है तो कैश का मैंने आपको बताया था कि वो कैश में ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। बेसिकली यहां पर मकसद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। सर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री, सर टैक्स हॉलिडे से आपके दिमाग पे क्या आता है? टैक्स की छुट्टी, टैक्स माफी। यस, अब ये लफ्ज आपने पहली बार सुना था ना, जब जो बच्चे पेपर में बैठे थे उन्होंने भी पहली बार ही सुना था। लेकिन कुछ चीजें मौके पे इम्प्रोवाइज करनी होती हैं, समझनी होती हैं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई टैक्स हॉलिडे से टैक्स की छुट्टी है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री में टैक्स की छुट्टी देने का क्या मतलब है? एनकरेज प्रमोट कंस्ट्रक्शन। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, जी सर जी इंटरेस्ट इनकम में टैक्स बढ़ा दिया, यानी इंटरेस्ट को डिस्करेज करना, इंटरेस्ट इनकम को डिस्करेज करना है असल में इसका मकसद। डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल,
ऑनलाइन सेल में टैक्स, यार एक सिंपल फॉर्मूला तो आपको पता है ना, टैक्स कम कर दिया, टैक्स माफ कर दिया, इसका मतलब है एनकरेज करना। यहां पर ऑनलाइन सेल में टैक्स कम कर दिया तो इसका क्या मतलब है, ऑनलाइन सेल को एनकरेज करना। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, यस इसका इसका इसकी बात है कि प्रमोट टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट, प्रमोट करें ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो फ्रेश ग्रेजुएट को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये इसका मकसद है एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में। सोशल डेवलपमेंट तो बेसिकली कहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त इसने बड़ा क्लियरली एम्प्लॉयमेंट की बात की है, तो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना असल मकसद है। ठीक है सर, हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम, डिस्करेज लग्जरी आइटम, यही लिखा है, गलत है सर, गलत है। मेरा पॉइंट समझे, अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बाइक बन रही है तो हमें उसे डिस्करेज करना चाहिए, उसकी फैक्ट्री को बंद कर दे। वहां पे इंसान काम नहीं करते, वहां पे पाकिस्तानी काम नहीं करते। तो यहाँ पे असल मकसद, यार देखो, अमीर आदमी पे टैक्स लगाने का मकसद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। हाँ, यहाँ पर वो कहता है इंपोर्ट, तो हम कहते हैं इंपोर्ट को डिस्करेज करना। लग्जरी आइटम का मतलब है अमीर बंदा, अमीर बंदे पे क्या करो, टैक्स लगा दो, सिंपल। टू अचीव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनकरेज या प्रमोट रिसर्च एंड, ओ भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा सर, ये सारी डिस्कशन थी। उसके अलावा पास पेपर्स को अगर हम देखें तो वो ये पास पेपर कुछ ट्रिकी थे, बाकी सिंपल। पहला क्वेश्चन भी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, तीसरा 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस, रट्टे वाले सवाल है, चौथा फिर दोबारा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, पांचवा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, छठा इनडायरेक्ट टैक्सेस करा दिया, ये ऑलरेडी हो गया बस, सातवां 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स और 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, आठवां 5 ways by which the taxes can be used for the development of economy, नौवां सवाल करवा दिया, 10वां 4 नॉन, आप गौर कर रहे हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव के पीछे पड़ा हुआ है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी पूछ रहा है। यहां पर पहली बार उसने पूछा 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, यहां पर डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, फिर 4 ways by which the country development beyond mere revenue collection, फिर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछा। सर ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओ भाई मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, फिर ब्रॉड प्रिंसिपल गवर्निंग द लेवी ऑफ टैक्स। सर जी सारे पास पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही है, अब आपका चैप्टर हर हवाले से कंप्लीट हो चुका है और आपका कल टेस्ट होगा 9 से 5, जिस टाइम पर भी आप अवेलेबल हो टीए रूम से टेस्ट लीजिए, आंसर शीट दीजिए, उसको सॉल्व करके जमा कराएं। सर हम लोगों के पास ना पहले ही टाइम अब 4 दिन फिजिकल क्लास के हैं, तो मेरे लिए एक एक वक्त एक एक लम्हा कीमती है कि मैं उस पर टेस्ट के लिए एक दिन वो नहीं कर सकता, आपको टेस्ट खुद करने होंगे। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इतनी जिम्मेदारी जरूर लीजिए, इतने आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है, ये जरूर कर लीजिए। क्लासेस हम मैनेज कर सकते हैं किसी तरह, लेकिन ये टेस्ट जो है मैं इन 4 दिनों में से एक दिन आपको क्लास में टेस्ट रख के वो दिन जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, मैं चेक कर रहा हूँ किस किस बच्चे ने टेस्ट दिया और किसने नहीं दिया। सो मेक श्योर कीजिए आप अच्छे से टेस्ट तैयार करें। आज का सारा दिन भी आपके पास है, कल यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं 9 से 5, क्लासेस के बाद आराम से रिवाइज करके भी टेस्ट दे सकते हैं।
ओ यार बात समझ आ रही है? ये जरूरी है, मैं टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, मगर जहां पर आपके पास होंगी टोटल 4 दिन फिजिकल पढ़ाने के लिए, वहां पर फिर आप फिजिकल वाले दिन तो टेस्ट नहीं ना रख लेंगे। और समझ रहे हो सर, आपके लिए क्लास को बिठा के पढ़ाना जो है वो मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम चीज है। लो सर, सर मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? आ जाए सर जी। चैप्टर नंबर 4, इससे पिछला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया वो पता है किसकी बात कर रहा था? इससे पिछला चैप्टर जो आपको पढ़ाया वो पता है किसकी बात कर रहा था? वो बात कर रहा था ओवरऑल टैक्स की। चैप्टर नंबर 4 पता है किसकी बात कर रहा है? इनकम टैक्स की। तो चैप्टर नंबर 4 पढ़ा शुरू करने से पहले मुझे आपको कहना है कि वेलकम टू इनकम टैक्स, क्योंकि आज से आप फॉर्मली इनकम टैक्स की बात करें। सर इनकम टैक्स वो क्या होता है? भैया इनकम टैक्स यानी इनकम पर टैक्स। ये इनकम पर टैक्स से मुराद जो कमाई हमने की है उस पर टैक्स? जी बिल्कुल। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, वो इनकम कितने पीरियड की होती है? 1 महीने की इनकम पे टैक्स या 1 साल की इनकम पे टैक्स? 1 साल की इनकम पे टैक्स। चलो ये अच्छा हो गया। अच्छा यानी साल 1 जनवरी को शुरू होता है, तो 1 जनवरी। अच्छा आप एक बात और कर लूं, ये जो इनकम टैक्स है वो जो इनकम हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और फाइनल में जो प्रॉफिट की फिगर लगती है, वो वाली फिगर जो प्रॉफिट की होती है, क्या वो इनकम होती है और उस पर टैक्स लगता है? तो इसका जवाब है नो। वो जो आप प्रॉफिट निकालते हैं वो अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक निकालते हैं। जो प्रॉफिट आप निकालते हैं वो अकाउंटिंग के असूलों के मुताबिक निकालते हैं। अब आपको इनकम टैक्स जो कैलकुलेट करना है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के असूलों के मुताबिक इनकम निकालेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। तो सर समझ गए किसके मुताबिक? सर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, आप इनकम कैलकुलेट करेंगे और उस कैलकुलेशन के मुताबिक आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के असूलों के मुताबिक इनकम कैलकुलेट करेंगे और उसके मुताबिक टैक्स लगाएंगे। सर समझ गए? तो पी लो पानी 1 मिनट। जी सर, अगली बात सुनो। सर इनकम 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, बल्कि 1 साल की इनकम। अगली बात, 1 जनवरी से 31 दिसंबर का साल होता है ना हमारे यहाँ, तो क्या जो इनकम टैक्स देना है वो भी इस पीरियड की इनकम पे देना है? तो इसका जवाब है नो। आपने 1 साल की इनकम पे टैक्स देना है, लेकिन ये साल शुरू कब होगा? सर ये साल 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा, बल्कि 1 जुलाई से शुरू होगा। इसको कहते हैं टैक्स ईयर। नॉर्मली टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पर खत्म होता है। नॉर्मली टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून पर खत्म होता है और इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। आपकी किताब में नॉर्मल टैक्स ईयर के बारे में बड़ा ही खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है। वो कहता है 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म हो जाए उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म हो जाए उसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अगली बात समझिए। बाज़ोकात होता ऐसा है कि आपकी इनकम के पैटर्न मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक वाले चले गए एफबीआर वालों के पास,
उन्होंने कहा एफबीआई वालों को कि खुदा का वास्ता है, बात को अंडरस्टैंड करें, हम 1 जनवरी से अपना साल शुरू करते हैं, 1 जनवरी से वर्किंग शुरू करते हैं, 31 दिसंबर तक हम सारी वर्किंग करते हैं, हम इस पीरियड की इनकम कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है और उसके मुताबिक हम आपको टैक्स दे देंगे। अगर आप हमें 1 जुलाई से 30 जून करेंगे तो हमारे लिए इनकम को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है और हम एक्यूरेटली इनकम को कैलकुलेट भी नहीं कर सकेंगे और टैक्स देने में भी दिक्कत होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो एफबीआई वालों ने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, परेशान मत हो जाओ, आपको इजाजत दी, लेकिन बाकी सबके लिए नहीं है। बैंक वालों को इजाजत दे दी कि आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर के पीरियड में इनकम कैलकुलेट करें और उसका टैक्स दें। इतने में ना शुगर मिल वाले आ गए, कहते हैं सर जी देखें फसल कटेगी, हमारे पास गन्ना आएगा, हम उस गन्ने से चीनी बनाएंगे, चीनी बेचेंगे। अब आप हमें क्या कह रहे हैं? आप हमें कह रहे हैं कि 1 जुलाई से 30 जून तक के पीरियड की इनकम को कैलकुलेट करो। मैं कैसे कैलकुलेट कर लूं? मेरे लिए ये कैलकुलेट करना, शुगर मिल वाले कहने लगे हमारे लिए ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल काम। तो टैक्स वालों ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए भी हमने क्या कर दिया है, स्पेशल टैक्स शेयर दे दिया। स्पेशल टैक्स शेयर बैंक वालों को भी दिया, स्पेशल टैक्स शेयर शुगर मिल वालों को भी दिया, इसी तरह ही स्पेशल टैक्स शेयर राइस एक्सपोर्टर्स को भी दिया, स्पेशल टैक्स शेयर इंश्योरेंस वालों को भी दिया। इन लोगों को कहा आपको इजाजत है। बैंक इंश्योरेंस राइस एक्सपोर्टर्स को कहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, शुगर मैन्युफैक्चरर को कहा 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर। इस पीरियड में आप अपनी इनकम, इस पीरियड की इनकम एफबीआर को शो करें और उसके मुताबिक क्या कर दें, टैक्स दे दें। और उन्होंने कहा हाँ अलबत्ता अगर नॉर्मली चलते, नॉर्मल टैक्स के मुताबिक चलते 1 जुलाई से 30 जून तो वो अच्छा होता, लेकिन अब आप सब लोगों ने अपनी अपनी मजबूरियां बताई और हमने आपको इजाजत दे दी है। अब होता ऐसा है कि टैक्स वालों के पास पावर है, वो चाहे तो किसी एक बंदे को भी इजाजत दे दे, वो चाहे तो किसी क्लास ऑफ पर्सन को इजाजत दे दे। क्लास ऑफ पर्सन समझते हो? SBI is a person. All CA institutions in Pakistan is a class of person. समझे? Allied Bank is a person. All banking companies in Pakistan is a class of person. यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सारे टेक्सटाइल मिल वाले क्लास ऑफ पर्सन है, सारी बैंकिंग कंपनियां क्लास ऑफ पर्सन है, सारी शुगर मिले क्लास ऑफ पर्सन है। वो कहता है बाजों का एफबीआर वाले पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को इजाजत दे देते हैं स्पेशल टैक्स की, जैसे उन्होंने इन लोगों को दे दी। हाँ एक निचोड़ बताऊं स्पेशल टैक्स क्या होता है? बड़ा खूबसूरत जुमला उसने लिखा हुआ है, 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म ना हो वो स्पेशल टैक्स ईयर। तो अब नॉर्मल टैक्स ईयर और स्पेशल टैक्स ईयर में क्या फर्क हुआ? 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म हो, 12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म ना हो। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, ये दोनों बातें आपको बता दी। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का पीरियड, जो जब मैं नॉर्मल टैक्स ईयर कहूं तो आपकी खोपड़ी में फौरन आना चाहिए 30 जून पर खत्म होगा, और जब मैं आपको कहूं स्पेशल टैक्स ईयर तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए 30 जून पर खत्म। और समझ गए? आओ मेरे साथ तीसरी बात करने लगा हूं। बात नंबर 3 ये है, अगर कोई बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है, या कोई बंदा स्पेशल टैक्स ईयर से
नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है, स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है, तो उसे किसके पास जाना पड़ेगा? दरखास्त देगा कमिश्नर को, कमिश्नर भाई मुझे नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाने दो। कमिश्नर क्या देखेगा? कंपेलिंग नीड देखेगा। कमिश्नर क्या देखेगा? कंपेलिंग नीड देखेगा। अगर कमिश्नर नतीजा निकाला कि कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा, और अगर कमिश्नर ने नतीजा निकाला कंपेलिंग नीड नहीं है तो कमिश्नर उसको इजाजत नहीं। अगर कमिश्नर ने नतीजा निकाला कि कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। इफ अलाउड बाय द कमिश्नर, चेन टैक्स ईयर विल स्टार्ट। विड्रॉ भी कर सकता है अगर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। और अगर कमिश्नर ने नतीजा निकाला कि कंपेलिंग नीड नहीं है तो कमिश्नर उसको कह देगा भाग जाओ। और अगर एक बार कमिश्नर ने उसे कह दिया चले जाओ तो उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन है? बोर्ड को दरखास्त देगा और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। नतीजा निचोड़ क्या निकाला है? क्विक रिकैप देने लगा हूं। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना है या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना है तो कमिश्नर को दरखास्त देनी पड़ेगी। कमिश्नर कंपेलिंग नीड देखेगा, और अगर कमिश्नर को लगा कि इसकी कंपेलिंग नीड है तो कमिश्नर इजाजत दे देगा। कमिश्नर ने एक बार इजाजत दे दी और कमिश्नर बाद में उस इजाजत के बाद उसे विड्रॉ कर सकता है। हाँ, अगर कमिश्नर को लगा कि कोई कंपेलिंग नीड नहीं है तो कमिश्नर ना कर देगा। कमिश्नर ने ना कर दी तो एप्लीकेंट किसके पास जा सकता है? बोर्ड के पास जा सकता है। बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। तो मैंने आपको 3 बातें बता दी। बात नंबर 1, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। बात नंबर 2, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है। बात नंबर 3, नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा। सर समझ गए? आओ बात नंबर 4 की तरफ चले। कंपेलिंग नीड होती है मजबूरी, वो नीड, वो जरूरत जो उसे कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है। एक बच्चा है, वो कहता है सर दिल नहीं चाह रहा आज टेस्ट देने को। और एक बच्चा है जो कहता है सर मेरे वालिद की तबीयत खराब हो गई, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। ये जो बच्चा मजबूरी बता रहा है ये इसकी कंपेलिंग नीड है। दूसरा बच्चा जो कह रहा है कि सर वो बस कल परसों देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कंपेलिंग नीड का मतलब होता है वाकई जेन्युइन नीड हो, वाकई जरूरत हो। सर अच्छा जी, मैंने आपके साथ ये बातें कर ली। अगली बात सुनना। अगर एक बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाता है, भाई ये बात सुनिएगा, नोट कीजिएगा ये स्लाइड। नॉर्मल टैक्स ईयर से इसको 23 कर देते हैं। अगर कोई बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है, यानी 1/7/2023 से 30/6/2024 था, लेकिन ये चाहता है कि मेरा ईयर एंड हो जाए 31/12/2031, मेरा ईयर एंड 31/12 हो जाए, तो देखना पड़ेगा इसके बाद 31/12 आ कब रहा है। लेट से 31/12 जब भी आ रहा है, 31/12 पर मेरा ईयर एंड खत्म हो तो ये वाला साल शुरू होगा 1 जनवरी से। ऐसा ही है। 30/6/2024 के बाद 1 जनवरी कब आ रहा है? 2025 में।
1 जनवरी 2025 से 30/31/12/2025। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल टैक्स ईयर था, मैं चाहता था मेरा ईयर एंड 31/12 हो जाए, तो मैं नॉर्मल से कहां चला गया, मैं नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ चला गया, मैं नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ चला गया, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ चला गया। अब जरा इस बात को देखिए, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ चला गया। अब इसको जरा मैं आगे देखूं तो नॉर्मल से स्पेशल के दरमियान में कुछ पीरियड है सर, 1/7/2024 से 31/12/2000। नॉर्मल से स्पेशल के दरमियान का जो पीरियड है इसे क्या कहा जाएगा, नॉर्मल से स्पेशल, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे थे, दरमियान का जो पीरियड है उसे क्या कहा जाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाएगा। नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे थे, नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जा रहे थे, जो दरमियानी पीरियड आया उसे मैंने पहले कुछ कह दिया, क्या कह दिया, सॉरी, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाएगा, माजरत मैंने गलती से कह दिया। नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जा रहे थे, दरमियान में जो पीरियड आया उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाएगा, माजरत है। अच्छा, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो अब मैं एक निचोड़ निकालना चाहता हूं। अगर आप नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ मूव करते हैं और उसके दरमियान में जो पीरियड आ जाता है उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मैंने स्पेशल ही लिख दिया, अल्लाह मुझे माफ करे, स्लिप ऑफ टंग है। आगे चलूं बॉस? एक एग्जांपल और ले लीजिए, स्पेशल टैक्स ईयर था 1/10/2022 से 1/10/2022 से 30/6/2023, 30/9/2023, ये स्पेशल टैक्स ईयर था। आप स्पेशल टैक्स ईयर से जाना कहां चाहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ। नॉर्मल टैक्स ईयर कब खत्म होता है, 30/6 को, शुरू कब होता है, 1/7 को। 3/9/2023 के बाद 1/7 कब आना है, 2024 में आना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये हो गया स्पेशल टैक्स ईयर और उसके बाद आ गया नॉर्मल टैक्स ईयर, और ये जो दरमियान का पीरियड है इसे क्या कहेंगे सर, ये दरमियान में जो पीरियड है इसको क्या कहेंगे, ये कब से कब तक होगा, 1/10/2023 से 30/6/2024, ये वाला जो पीरियड है इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाए। सर नॉर्मल से स्पेशल के पीरियड की तरफ के दरमियानी पीरियड ट्रांजिशन, स्पेशल से नॉर्मल की तरफ के दरमियानी पीरियड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। याद रखिएगा हमेशा 1 साल से कम होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 12 मंथ। सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, मैंने आपको 4 बातें बता दी, आज की टोटल 5 बातें थी और कुछ सवाल थे। 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं। मैं एक क्विक रिकैप दे दूं। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, 12 माह का पीरियड 30 जून पर खत्म हो जाए, यस और नो।
12 माह का पीरियड जो 30 जून पर खत्म ना हो वो। अगर एक बंदे ने नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना है या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना है तो वो क्या करेगा? कमिश्नर को, कमिश्नर क्या देखेगा? अगर कमिश्नर ने कंपेयरिंग नीड देख ली और मौजूद हुई तो कमिश्नर हाँ कर देगा, इजाजत दे देगा टैक्स ईयर को तब्दील करने की। कमिश्नर ने इजाजत देने के बाद भी कमिश्नर विड्रॉ कर सकता है। और अगर कमिश्नर ने इजाजत ना दी तो आप किसके पास जा सकते हैं? बोर्ड का फैसला। चलो जी, तीसरी बात हो गई। चौथी बात है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है या स्पेशल से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाहता है तो जो दरमियानी पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर नहीं कहते, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। समझ गए भाई? नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जा रहा है तो दरमियानी पीरियड को तो बोलो तो सही, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं सर जी। ठीक हो गया? ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज ऑलवेज लेस देन 1 ईयर 12 मंथ्स। डन हो गया सर जी? ये चार बातें मैंने आपके साथ कर ली। क्या ये चारों आपको समझ आ गई? अब पांचवी बात सुने। एक बार ट्रांजिशन टैक्स ईयर पढ़ लो यार, मैं आपको ध्यान नहीं लगा के पानी पीता हूँ। पढ़ ले ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर जी स्लाइड्स भी यार, स्लाइड्स भी भेज दीजिएगा। ठीक है उमर भाई, इसकी स्लाइड भेज दी है चैप्टर 4 की, ये वाली जो है ये भेज दी। हाँ तो ये पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह, ये आ जाएंगी। चैप्टर 1 की सारी आ गई, चैप्टर 4 की भी स्लाइड साथ के साथ आपके साथ शेयर हो जाएंगी। चलो जी सर जी, स्कोप ऑफ टैक्स, स्कोप ऑफ टैक्स की बात करने लगा हूं। और इसमें नहीं यार, मैंने आपके साथ एक बात बड़ी अहम करनी है, सुनो। मैंने आपके साथ आज 5 बातें करनी थी, 4 बातें कर ली। नॉर्मल टैक्स ईयर की बात भी होगी, स्पेशल टैक्स ईयर की बात भी होगी, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल पर जाने की बात भी होगी, ट्रांजिशन टैक्स ईयर की बात भी होगी। अब आखिर अगली बात यह है कि टैक्स ईयर को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट का मतलब होता है शो किससे करते हैं, जाहिर किससे करते हैं। यानी एक टैक्स ईयर होता है जिसको कहते हैं 1/7/2026 से 30/6/2027। अब अगर ये पीरियड है तो ये पूरा बार लिखने की बजाय हम पता क्या लिख देंगे? टैक्स ईयर 2027। और इस पीरियड की यार बड़ी ध्यान से बात सुनना, इस पीरियड की इनकम को कैलकुलेट करते हुए टैक्स ईयर 2027 के कानून लगेंगे ना करिए। इस पीरियड की इनकम को कैलकुलेट करते हुए टैक्स ईयर 2027 के रूल्स लगेंगे। सर जी बात बड़ी कीमती है और समझने वाली है, और इन 5 बातों में से सबसे अहम बात यह है। सर जी जरा देखिएगा, टैक्स ईयर को डिनोट किससे करते हैं, यानी शो किससे करते हैं? तो भाई वो कहता है कि आपका अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है जो कि जुलाई में शुरू होकर 30 जून पे खत्म हो रहा है, तो जिस साल वो टैक्स ईयर खत्म हुआ उसको उसी साल से डिनोट करेंगे। यानी उसको डिनोट किससे करेंगे? टैक्स ईयर 2023 से डिनोट करेंगे। और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जिस साल खत्म हुआ उसी साल से डिनोट करेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर क्या है? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021। लेट से, अब ये नॉर्मल टैक्स ईयर तो नहीं है, आपको पता है 12 माह का पीरियड तो है, लेकिन ये 30 जून पे खत्म, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। इसे क्या कहा जाएगा? टैक्स ईयर 2022 कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? लॉजिक सुनो सर। असल में 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 का पीरियड है, इसको डिनोट किया जाएगा टैक्स ईयर 2022 से। क्यों?
इसकी लॉजिक पता है क्या है? जब भी डिनोट करना होता है ना, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि डेट ऑफ द ईयर एंड क्या है, क्या तारीख है जिस दिन ईयर एंड हुआ, क्या तारीख है सर? 31 दिसंबर 2000। दूसरे स्टेप में देखते हैं मंथ क्या है, मंथ क्या है? अगर मंथ 1 से 6 भी हो सकता है और 7 से 12 भी हो सकता है। अगर मंथ 1 से 6 है, अगर मंथ 1 से 6 है तो इसको सेम टैक्स ईयर से डिनोट करेंगे, और अगर मंथ 7 से 12 है तो +1 कर देंगे। यहां पर दिसंबर मंथ 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो इसको +1 कर देंगे, यानी टैक्स ईयर 2021 नहीं होगा बल्कि। लॉजिक क्लियर हो रही है? ये तरतीब है, इसको इससे याद रखना। डिनोट किससे करते हैं? वो कहता है, एक बात है जो उसने लॉ में लिखी, मैंने आपको उसका निचोड़ बताया। लॉ में उसने पता क्या लिखा है? लॉ में उसने लिखा है स्पेशल टैक्स ईयर जिस साल खत्म हो जाए, स्पेशल टैक्स ईयर जिस साल खत्म हो जाए, स्पेशल टैक्स ईयर जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में खत्म हो जाए, इसे उसी नॉर्मल टैक्स ईयर से डिनोट करते हैं, इसे उसी नॉर्मल टैक्स ईयर से डिनोट करते हैं। फिर सुनो, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, 1 से 6, 7 से 12। आपकी किताब में लफ्ज ये लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस में लफ्ज ये लिखा हुआ है, कानून में लफ्ज ये लिखे हुए हैं। वो कहता है स्पेशल टैक्स ईयर जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में खत्म हो, उसे टैक्स ईयर से ही डिनोट करते हैं। सर जब यहां पर देखना 31 दिसंबर 2021 था, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया? 1 से 6, 7 से 12। लेकिन अगर इसको इस फॉर्मूले के तहत देखें, आप मुझे बताओ 31 दिसंबर 2021 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये वाली डेट फॉल करती है? सर ये फॉल करती है डेट 1/7/2021 से 30/6/2022। यार ये इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल करती है, तो इससे डिनोट इसी टैक्स ईयर से करेंगे। किताब का जुमला ये लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको कहा भैया 1 से 6, 7 से 12 वीडियो गेम खेल लो, काम उससे भी हो जाएगा। देखो जरा, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो बस हमारी बात हो गई। सर ये लो 6 एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये 6 एग्जांपल्स मैंने भी करानी है, और जो किताब के पीछे है वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। जरा देखो, मुझे सबसे पहले बताओ 1/7/2023 से 30/6/2024 ये नॉर्मल टैक्स ईयर है, यस और नो? इसको डिनोट किससे करेंगे? सर नॉर्मल टैक्स ईयर को उसी साल से ही डिनोट करते हैं। इधर आओ आगे, 1/1/2025 से 31/12/2025 ये स्पेशल टैक्स ईयर है, इसको डिनोट किससे करेंगे? 25 से। सर जी आपने इसकी डेट देखनी है, फिर इसका मंथ देखना है, 1 से 6 है या 7 से 12 है? 7 से 12 है तो +1 कर दो। 2025 +1 कितना हो गया? और मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर अगली बात करते हैं। एक ये बात हो गई, एक ये बात हो गई, अगली बात करते हैं। सर चलूं आगे? अब जो तीसरी बात है वो जरा सुनिए। 1/10/2022 से 30/9/2023 ये कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स। इसे डिनोट किससे करेंगे? सबसे पहले स्टेप में आपने क्या देखना है? डेट देखनी है।
दूसरे नंबर पे क्या देखना है, मंथ देखना है जी। 1 से 6 या 7 से 12, 7 से 12 है तो टैक्स ईयर क्या होगा। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी, इस तरह आपने डिनोट करने होते हैं टैक्स ईयर। आपको बताऊं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में भी ये रूल अप्लाई होता है। ये 31/12/2024 है, यहां पर भी डेट देखी, मंथ देखा, 7 से 12 था तो टैक्स ईयर 2025 कर दिया। यहां पर 1/1/2023 से 30/6/2024 है सर, यहां पर भी डेट देखी, मंथ देखा सर, 1 से 6 था तो टैक्स ईयर 2000। जब हम इसको इससे डिनोट करें तो इसका मतलब है कि इस पीरियड में जो इनकम कैलकुलेट होगी वो इस साल के कानून के मुताबिक होगी। और सर समझ रहे हो, ये सर सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी। एक अच्छा जी यार, ये देखो बस बात बिल्कुल खत्म होने वाली, जरा चौकस हो जाओ, सिर्फ आखिरी 3 पावर मिनट्स हैं। अच्छा जरा देखिएगा, 1/7/2019 से 30/6/2020 ये नॉर्मल है या स्पेशल है। शाबाश। 1/9/2019 से 31/8/2020 नॉर्मल है या स्पेशल है। स्पेशल है, शाबाश। अब मुझे बताना 1/9/2023 से 31/8/2024 नॉर्मल है या स्पेशल है। स्पेशल है। डिनोट किससे करेंगे सर जी, ईयर एंड की डेट देखी, मंथ देखा, 1 से 6 है या 7 से 12 है तो टैक्स ईयर 2000 सर 1/1/2024 से 31/12/2024 नॉर्मल है या स्पेशल है। इसको डिनोट किससे करूं, डेट देखी, मंथ देखा, +1 कर दूं सर जी। अगला देखना 1/4/2024 से 31/3/2025 जी नॉर्मल है या स्पेशल है। स्पेशल टैक्स ईयर है। डिनोट किससे करना है, 26 से 25 से सर जी। आपने डेट देखी, आपने मंथ देखा, ये 1 से 6 था, ये सेम होगा और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी। अगला देखो 1/5/2024 से 30/4/2025 स्पेशल टैक्स ईयर। डिनोट किससे करेंगे, 2025 से। डेट देखी, मंथ देखा, मंथ में 1 से 6 था तो सेम आ जाएगा, 1/7/2024 से 30/6/2025 जी सर जी। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर में तो बहस ही खत्म है। नॉर्मल टैक्स ईयर है तो चुप करके क्या लिख दो, और मुश्किल तो नहीं लग रहा। तो सर आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह कल आगे करेंगे। टेस्ट लाजमी देना है कल आप लोगों ने। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।